अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वादी सवात अपनी फितरी खूबसूरती, दिलकशी और रानाई की वजह से बिलाशुबा पाकिस्तान का एक हसीन तरीन हिस्सा है। इसके कुदरती मनाजिर, शफाफ नदियाँ, तिलिस्माती झीलें, बुलंद आबशार, पुरशोर दरिया और बारौनक मैदानी इलाके हर शख्स का दिल मोह लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम सवात की कदीम तारीख का जिक्र करेंगे। जदीद तारीख के लिए आप वीडियो का पार्ट 2 देख सकेंगे। तो नाजरीन, वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे गुजारिश है कि मज़ीद इंफॉर्मेटिव और तारीखी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारी वीडियोस बर वक्त पहुँच सकें। नाजरीन, सवात की तारीख पर अगर नज़र डाली जाए तो इस हित्ता अर्जी का जिक्र कदीम तरीन किताबों में भी नज़र आता है। कदीम कुतब में उसे ओदयाना के नाम से पुकारा गया है, जो संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है और उसके मानी है बाग या गुलिस्तान। इससे ज़ाहिर होता है कि ये इलाका ज़माना कदीम ही से अपनी खूबसूरती और जरहेज़ी के लिहाज से मुनफरद हैसियत का हामिल रहा है, और इसकी ये खूबसूरती और दिल रुबाई ही हकीकतन बैरूनी हमला आवरों को इस तरफ का रुख करने की रगबत दिलाती रही, और इसकी दिलकशी खुद इसके लिए वबाल जान बनी रही। ईरानियों ने इसे लताड़ा तो कभी यूनानियों ने इस पर यलगार की। बुद्ध मत के पैरोकारों को भी ये इलाका नहायत मरगूब रहा और महात्मा बुद्ध की कई रवायात को इस सरजमीन से वाबस्ता कर दिया गया। नाजरीन, सिकंदर आज़म के दौर में यूनानी मोर्रहीन ने इस इलाका का जिक्र इसके दरिया की निस्बत से किया था, जो मौजूदा दौर में दरियाए सवात और अहद कदीम में सवास्तु पुकारा जाता था। ख्याल किया जाता है कि ये लफ्ज़ सवीता से निकला है, जिसके मानी सफ़ेद या शफाफ पानी के हैं। इस इलाका को इसके साफ़ और शफाफ पानी से भरपूर नदी नालों ही की वजह से सवास्तु या सवीता पुकारा गया होगा, जो बाद में सवाद और फिर सवात बन गया। अपनी तमाम तर दिलकशी और तारीखी अहमियत के बावजूद तारीख के किसी दौर में वादी सवात में किसी देर पा हुकूमत के क़याम का पता नहीं चलता। ताहम यहाँ किसी मुनज़्ज़म हुकूमत के क़याम का धुंधला सा अक्स बुद्ध मत के दौर में दिखाई देता है। उस वक्त इस इलाके में सड़कों की दाग बेल डाली गई थी, नई नई आबादियाँ वजूद में लाई गई थीं और एक भरपूर तहजीबी, समाजी और मजहबी ज़िंदगी का आगाज़ किया गया था। इसके बाद थोड़े अरसा के लिए हिंदू शाहिया ने इस सरजमीन पर ऐसे वक्त अपना परचम लहराया जब कबीला यूसुफ ज़ई मौजूदा इलाकों से बहुत दूर अफ़गानिस्तान के इलाकों में रहाइश पजीर था। ताहम हिंदू शाहिया का चिराग यहाँ ज़्यादा देर तक रोशन न रह सका और सुल्तान महमूद गजनवी की फ़ौजों के हाथों उसे हमेशा हमेशा के लिए गुल हो जाना पड़ा। नाजरीन, सवात की सरजमीन ऐसे ही हालात से हमकिनार होती रही। वक्त गुजरता गया, मुगल, दुरानी, सिख और अंग्रेज़ हर एक ने अपनी ताकत आजमा कर देखी, लेकिन उनमें से कोई एक हमला आवर भी इस इलाका पर अपनी सियादत कायम ना कर सका। तारीख में सिकंदर आज़म से बहुत पहले ईरानी और यूनानी इस सरजमीन का रुख कर चुके थे। चुनाचे सिकंदर आज़म ने उन तारीखी शवाहिद की रोशनी में यहाँ का रुख किया था। नाजरीन, 326 कबल मसीह में जब सिकंदर आज़म अफ़गानिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए गया तो उस वक्त सवात, दीर, बुनीर, जंदोल और बाजोड़ के बाशिंदे बुद्ध मज़हब के पैरोकार थे। सिकंदर मकदोनी ने अफ़गानिस्तान से रवानगी के वक्त यूनानी लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। लश्कर के एक हिस्से ने दर्रा हैबर के रास्ता पेशावर की राह ली, जिसकी राजधानी उस वक्त प्योकी लोतीस पुकारी जाती थी, जिसे बाद में पुष्कलावती के नाम से भी पुकारा गया है और जिसके मानी कंवल के फूल के हैं। मुहक्किकीन ने इसे मौजूदा 4 सद्दा करार दिया है, जबकि लश्कर का दूसरा हिस्सा सिकंदर आज़म की क़यादत में कन्नड़ के रास्ते आगे बढ़ा। यह रास्ता बहुत मशहूर है और ज़माना कदीम में ज़्यादातर आमदोरफ्त इसी रास्ता से हुआ करती थी। नाजरीन, वादी कन्नड़ यानी अफ़गानिस्तान से निकलकर सिकंदर इलाका बाजोड़ यानी मौजूदा पाकिस्तान में दाखिल हुआ। यहाँ के बाशिंदे, जो तारीख में अस्पेशियंस के नाम से पुकारे जाते हैं, मुकाबला के लिए मौजूद थे। एरिगायंस, जो मुहक्किकीन के ख्याल में बाजोड़ या सवात के नौगई के करीब कोई आबादी थी, के मुकाम पर शदीद जंग लड़ी गई। मोरहीन के ख्याल में सरजमीन पाकिस्तान पर यह सिकंदर आज़म की पहली बाकायदा जंग थी। सिकंदर आज़म की मुनज़्ज़म और जंगजू फ़ौज के सामने मुकामी बाशिंदे ठहर ना सके और तकरीबन 9 महीने की शदीद जंग के बाद उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली। इसके बाद सिकंदर आज़म को सवात की एक और मजबूत ताकत असाकीनियों से मुकाबला करना पड़ा। शदीद जंग लड़ी गई। बाजोड़ के बाद सिकंदर आज़म दूसरी बार यहाँ ज़ख्मी हुआ।
شروع میں تو اس نے تازہ زخم کو کوئی اہمیت نہ دی، لیکن جب خون کی گرمی کم ہوئی اور درد کی شدت نے اسے بے قرار کیا تو وہ چلا اٹھا کہ لوگ اسے مشتری دیوتا کا بیٹا پکارتے ہیں، لیکن اب اسے احساس ہو رہا ہے کہ اس کی حیثیت ایک عام انسان کی سی ہے۔ اساکینی قبیلہ کو شکست دینے کے بعد سکندر مساگا کی طرف بڑھا۔ مورخین نے موجودہ منگلور کو مساگا قرار دیا ہے۔ منگلور سوات کا ایک مشہور گاؤں ہے جو منگورا سے مدین بحرین جاتے ہوئے سڑک کے دائیں طرف پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے۔ یہاں بہت سے آثار قدیمہ دریافت ہوئے ہیں، جس میں سکندر اعظم کے دور کے سکے وغیرہ بھی ملے ہیں۔ مساگا میں شدید لڑائی کے بعد جنگ بندی ہوئی اور سکندر اپنی شرائط منوا کر یہاں سے اورا اور بازیرا نامی دو چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر حملہ آور ہوا۔ یہ ریاستیں ایک دوسرے سے متصل تھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مد و اعانت پر یقین رکھتی تھی۔ ریاست بازیرا کے باشندوں نے سکندر کی افواج کا جواں مردی سے مقابلہ کیا، لیکن جب وہ یونانیوں کی فوجی چال بازیوں کا شکار ہو کر اپنی محفوظ پناہ گاہوں سے نکل کر میدان میں مقابلہ کے لیے نکل آئے تو وہ یونانی فوج کا مقابلہ نہ کر سکے۔ دوسری طرف سکندر نے اورا پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا تو مذکورہ دونوں ریاستوں کے باشندوں نے شکست کے باوجود اعانت قبول نہ کی اور بھاگ کر کوئے ارنس کی طرف چل پڑے۔ محققین کے مطابق بازیرا موجودہ ہری کوٹ اور اورا بری کوٹ سے چند کلومیٹر دور اوڈی گرام کے مقام پر آباد تھا۔ اس کے بعد سکندر اعظم نے کوہ ارنس کی طرف پیش قدمی کی، جہاں اس نے راجہ ارنس کو شکست دی اور پھر پنجاب سے ہوتے ہوئے 326 قبل مسیح عازم ہندوستان ہوا۔ ناظرین، سکندر کے حملہ کے بعد 304 قبل مسیح میں جب اس کے مشہور جنرل سیلوکس نے ہندوستان پر دوبارہ حملہ کیا تو اس نے دریائے سندھ کے اس پار مفتوحہ علاقے، جن میں سوات، بونیر وغیرہ کے علاقے بھی شامل تھے، ہندوستان کے راجہ چندر گپتا کے حوالے کر دیے۔ چندر گپتا نے ان علاقوں کے باشندوں کو پوری مذہبی آزادی دی تھی اور ان پر بے جا پابندیاں عائد کرنا پسند نہیں کیا تھا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے سوات کی تاریخ قدیم کے بارے میں بات کی ہے۔ تاریخ جدید کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں اس کا ذکر ضرور کریں گے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت جلد انشاءاللہ دوسری ویڈیو بھی آپ تک پہنچ جائے گی۔ شکریہ۔